कितना ऑब्वियस बना रहे हैं ना सिचुएशन को। हर तरफ से हर चीज़ ऑब्वियस होती जा रही है। आप देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बोला था कि ये हर तरफ से अपने प्लान्स तैयार रखेंगे और जब अमेरिकन इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद जो भी आगे से आएगा उस हिसाब से प्लान्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया जाएगा। ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों के प्लान्स में, चाहे अमेरिकन इलेक्शंस में कोई भी जीते। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। पहला सवाल जो तकरीबन हर किसी के मुंह पे है कि डील और नो डील, ये नैरेटिव हमने नहीं छोड़ा है और ना ही पीटीआई ने खुद छोड़ा है। ये नैरेटिव छोड़ा है खुद सरकार ने। ख्वाजा साहब कहते हैं कि अली अमीन का धमकियाँ देना, बुशरा बीबी का सुकून से रिहा होकर फिर पेशावर पहुंचना, फिर अली अमीन साहब का कुछ नहीं करना, ये नूरा कुश्ती या माफ़ी तलाफ़ी की खबर देती है। व्हाट आर दे डूइंग मैन? क्या दिमाग से खाली हो गए? इनको क्या लग रहा है ये नैरेटिव पकड़ के बैठेंगे कि डील हो गई है और इनकी नैया पार हो जाएगी? इनकी नैया तो डूब जाएगी। ये तो हाथ से अपनी गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क कराने वाली बात है कि डील हो गई है। क्योंकि देखिए, इस वक्त सब टिका हुआ है खौफ पे। जिस दिन ये महसूस हुआ कि पीटीआई के ऊपर अब कोई डंडा नहीं रहा है तो ये सारे के सारे जो अंदर छुप के बैठे हुए ऐसे बाहर आएंगे कि गवर्नमेंट से संभला नहीं जाएगा। क्योंकि नूरा कुश्ती मीन्स पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट मिले हुए हैं और गवर्नमेंट को मिल के माऊ मना रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि ऐसा है। ये मैंने उस दिन भी बोला था कि ये डील नहीं है, डील का नतीजा नहीं है। ये डील होने से पहले समाबंदी है। अब डील क्या बनती है उसके लिए सभी इंतज़ार में। मैंने ये क्यों बोला कि डील से पहले का समा है ये पूरा का पूरा, क्योंकि खान साहब की अपनी बातों से ये महसूस हो रहा है। खान साहब बरस पड़े काजी साहब पे, बाकायदा चुन चुन के तनकीद की है उन पे और उनको नून लीग के साथ मिलके सारी प्लानिंग्स का मास्टर प्लान करार दे दिया है। इंटरेस्टिंगली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से किसी पे इल्ज़ाम नहीं डाला, इस बार वो दूर रखा। चले, पर्सनल जो चीज़ें थी शायद अब वो पर्सनल नहीं रही हैं। अच्छी बात है, क्योंकि गंडापुर साहब ने भी कुछ ऐसा ही बोला था कि अंसार आवाज़ी साहब की खबर के मुताबिक कि पीटीआई किसी फ़र्द या पूरी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि सिर्फ पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। मौलाना साहब की भी यही स्टेटमेंट्स हैं कि पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। हम करीब आ रहे हैं, मैंने बोला है कि ये करीब आएंगे। अगर ऐसा है तो दैट सिंपली मीन्स कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो थे या जो हो रहे हैं वो काम कर रहे हैं। और जो काम नहीं कर रहा है ना इस वक्त, वो है हुकूमत का दिमाग। कहाँ गायब हो गए सारे के सारे जो आईनी अमेंडमेंट्स के बाद गवर्नमेंट को मजबूत करने की खबरें दे रहे थे? वो कहाँ हैं बिलावल साहब जिनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी नज़र आ रही थी? कहाँ हैं वो आईनी बेंचेस जिनमें मर्ज़ी के जजेस चाहते थे, जो जिन्ना साहब ने कहा था कि आईनी बेंचेस बननी चाहिए? सब चीज़ों पे एक ब्रेक सी लग गई है। जाहिर है ब्रेक इसलिए लगी है क्योंकि नवंबर 5 का इंतज़ार है। मैं उस वक्त भी बोलता था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट करवा लेगी तो उसके बाद क्या ज़रूरत है इस पीडीएम के डब्बर को पालने की, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स टिकने वाली तो थी ही नहीं और ना ही इन अमेंडमेंट्स का मकसद था कि गवर्नमेंट को सपोर्ट देना है और ना ही इस अमेंडमेंट से इस्टेब्लिशमेंट का कोई मकसद अचीव हुआ है। अब जस्टिस जया आफरीदी साहब ने वही पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है जो मैंने कही थी कि ही विल वेट एंड वॉच, मगर उन्होंने आते ही गवर्नमेंट को क्लियर सिग्नल दे दिए हैं कि मैं काजी साहब तो नहीं बन रहा, ये क्लियर रहे। अब आज भी देख लें कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह की नोटिफिकेशन कर दी एज एडीआर कमेटी का हेड, जिसमें से काजी साहब ने उनको निकाल दिया था। इसलिए तो राना सना डिमांड कर रहे थे ना कि चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब जो है वो खुद आईनी बेंचेस में ना बैठें। अफसोस हो रहा है मुझे राना सना और उनकी पार्टी पे। एनीवेज, फ्रस्ट्रेशन गवर्नमेंट की बढ़ती जाएगी और ये जो ख्वाजा साहब ने बकवास की ना कि नूरा कुश्ती है और माफ़ी तलाफ़ी की है, तो ये फ्रस्ट्रेशन और स्पॉइलर है, यानी रोड़े अटकाने वाली बात है। फ्रस्ट्रेशन इसलिए क्योंकि जब ये कह रहे हैं कि नूरा कुश्ती तो मतलब इस्टेब्लिशमेंट पे भी तनकीद कर रहे हैं कि वो मिली हुई है पीटीआई के साथ, और जब कह रहे हैं कि माफ़ी तलाफ़ी तो खान साहब और पीटीआई को उंगल कर रहे हैं। बेसिकली दोनों को ही उंगल करने की कोशिश है ख्वाजा साहब की कि शायद पीटीआई ये दिखाने में कि कोई डील नहीं है, कुछ गलत सलत कर बैठे, या आईएसपीआर मजबूर होके प्रेस रिलीज़ करके निकाल दे कि ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों ने ख्वाजा साहब या गवर्नमेंट को कोई लिफ्ट नहीं करवाई। और वैसे भी जुडिशरी भी आपको क्लियर सिग्नल दे चुकी है कि ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हम काजी साहब की तरह ही रहेंगे। आई मीन, जब ये क्लियर है ना कि जस्टिस मंसूर हैज़ नॉट रिटायर्ड और उल्टा उनकी बातें मानी जा रही हैं कोर्ट में, तो दिस मीन्स कि जस्टिस मंसूर अली शाह विल बिकम द चीफ जस्टिस वन डे। ये क्लियर है। एंड दीज अमेंडमेंट्स विल गो वन वे और द अदर।
ये भी क्लियर है। बट व्हेन, वो मैं 5 नवंबर के बाद ही बताऊंगा कि ये सिलसिला कब शुरू होता है। लेकिन ये चीज़ अब वाज़ेह है कि जस्टिस याया इज़ नॉट बीइंग अग्रेसिव। जो मैंने कहा था कि बजाय अग्रेसिव हो नहीं होना चाहिए, दे शुड वेट एंड वॉच, और आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी पॉलिसीज़ करें, बिल्कुल सामने ना आए। लेकिन जुडिशरी का सेटबैक तो हुआ है, जो या धचका तो लगा है। अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस के इलेक्शंस में वकील हजरात बिल्कुल डिवाइडेड नज़र आए। एक तरफ प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन जो बनते हैं वो आसमा जहांगीर के ग्रुप के हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हैं, विच मीन्स दिस ग्रुप इज सपोर्टिंग द 26th अमेंडमेंट। कैन यू इमेजिन, आसमा जहांगीर साहिबा की रूह तड़प रही होगी कबर में कि उसके नाम से जो वकीलों का ग्रुप है वो इन अमेंडमेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, जहाँ प्रेसिडेंट इस ग्रुप का दिया है या मिला है, तो वहीं जनरल सेक्रेटरी हामिद खान ग्रुप से हो गए। अब ये क्या बात हुई? दिस शोज के वकीलों से भी इस बार कोई उम्मीद ना लगाई जाए तो बेहतर है। मुफाद में पूरी तरह डिवाइड हो चुके हैं ये सारे के सारे। तो इसलिए बेंच के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है कि उसकी जो स्ट्रीट पावर है यानी वकील, वो उनके रेस्क्यू के लिए इस बार एक साथ होके नहीं आएंगे। लेकिन आई स्टिल फील कि बेंच हैज़ नथिंग टू फेयर। ये छोटी मोटी बातें, दे हैव नथिंग टू फियर जो ऊपर बातें चल रही है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड द राइट मोमेंट इज नॉट सो फार। इफ़ यू आस्क मी, नन ऑफ दिस मैटर्स। ये पाकिस्तान बिल्कुल एडहॉक पे चलता है, एक दिन में पॉलिसीज तब्दील हो जाती है। क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है वो इस वजह से थोड़ी हो रहा है कि अमेंडमेंट्स पास हो गई हैं तो सब डर गए हैं, तो पीटीआई माफ़ी तलाफ़ी पे करने पे आ गई है, एस्टेब्लिशमेंट भी मान गई है। ये अगर ऐसा होता, अगर अमेंडमेंट का डर खौफ बढ़ता तो आप और डरते, आप ये पीछे ना हटते। पीछे हटने का क्या तुक बनता है? वो जाहिर सी बात है, जो मैं कहता हूँ वही तुक बनता है। और फिर ये कहना कि चलो यार आप जेल से निकाल देते हैं सारों को आहिस्ता आहिस्ता, वाह। अगर ऐसा है कि सब कुछ डर गया है और खान साहब भी डर गए हैं कि बस अब पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, तो फिर शेर अफजल को क्यों छोड़ा है कि न्यू एहतजाज कमेटी बनेगी और उसमें शेर अफजल साहब को भी शामिल करेंगे? वाह, जब डील बन गई है तो फिर वाह शेर अफजल को एहतजाज की क़यादत देना या उसको उस कमेटी में शामिल करना मीन्स एहतजाज सख्त हो सकते हैं। सो वाई इज़ दैट? क्या वो नौबत भी आ सकती है कि एहतजाज सख्त हो? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान एडॉसिज्म पे चलता है भाई। मैंने शुरू में ही आपको ये अर्ज़ किया कि ये वो वक्त है जहाँ पे दोनों की तरफ सेटिंग बिठाते हुए और जहाँ से इशारा मिलता है वहाँ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब पिक्चर कुछ इस तरह है कि एवरीथिंग इज़ हैंगिंग इन बैलेंस। नवंबर 5 तक गवर्नमेंट इज़ कन्फ्यूज्ड बिकॉज उनको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, और समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि सरकार डिल्यूजन में होती है हमेशा, आखिर तक नहीं पता चलता। और सरकार के हवारी भी डिल्यूजन में ही रहेंगे। आप सेठी साहब को सुन लें, उम्मीदें लगा रहे हैं कि जजेस लड़ेंगे। क्यों लगा रहे हैं उम्मीदें? इसी वजह से लगा रहे हैं ना, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट का प्लान था। खैर, अब देखें, रियलिटी ये है कि पीआईए की एक बिड आई है इतने टाइम, सिर्फ एक बिड, और ये बिड ओपनिंग पिछले मंथ होनी थी, लेकिन इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक बिड आई थी और अभी तक वही एक बिड है। और ये दोबारा, अब ये क्या दोबारा बिड ओपनिंग पोस्टपोन करेंगे जो कि होनी चाहिए, या हम सबको सही प्रूव करेंगे कि आखिर में जाकर आवाम को बोलेंगे कि देखें हम क्या करें, एक ही कंपनी आई है और उसी को अब ये देना पड़ेगा, और कुछ सालों बाद फिर पता चलेगा आवाम को कि पीआईए के जो मालिकान थे या जिन्होंने ख़रीदी वो किसी के रिश्तेदार निकलेंगे, या पता चलेगा कि पीआईए की जो बिड प्रोसेसिंग में या जो भी हुई है उसमें कितनी किकबैक्स कितनों को मिली है। मैं कह रहा हूँ सब कुछ इतना ऑब्वियस है कि अब तो गवर्नमेंट को खुद घर चले जाना चाहिए, लेकिन मूड नहीं है। जाहिर है पावर में जब होते हैं तो सब कुछ ही अच्छा लगता था, अच्छा लगता है। बस एक पावर हज़म करना बहुत मुश्किल चीज़ है। काजी फाइसा साहब हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है। काजी फाइसा साहब जब पावर में थे तो पावर हज़म नहीं हुआ ना उनसे, वो सब काम ऐसे करके गए जिससे उनका नाम कभी अच्छे अल्फाजों में हिस्ट्री में नहीं याद किया जाएगा। और जब पावर से निकले तो हालत ये हो गई है कि मुंह छुपाना पड़ रहा है। गाड़ी में झुक के, कितनी उम्र होगी यार, सबक होना चाहिए वैसे बाकी जजेस के लिए भी। अब सरकार इसको हमला करार दे रही है
और ब्रिटिश हाई कमिश्नर बेचारे कहते हैं कि हम केस करेंगे इस हमले के खिलाफ लंदन में। सर वहाँ की पुलिस हंसेगी आप पे, केस वेस कुछ नहीं होगा, ये आप लिख लो। सोचें अभी तो काजी साहब पाकिस्तान नहीं आए, अभी तो यहाँ आएंगे इसलिए मेरा नहीं ख्याल, आई हाईली डाउट कि वो पाकिस्तान जल्दी आएंगे, नहीं आएंगे। यू विल स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान एज मच एज ही कैन। जैसे नवाज़ भाई गए हुए हैं, नवाज शरीफ भी इसी तरह की सैर पे गए हुए हैं ना, बिकॉज ही ऑल्सो नोज कि जहाँ अब हम खड़े हैं, यानी पाकिस्तान जहाँ खड़ा है राइट नाउ, थिंग्स कैन गो आइदर वे। एस्टेब्लिशमेंट की सोच इस वक्त जो है वो आइदर वे जा सकती है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये महसूस नहीं हो रहा। शहबाज भाई अब भी बेचारे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उनकी सरकार बच जाए अफसोस हो रहा है मुझे बेचारे में। सऊदी अरब गए हुए थे और ऐलान ये हुआ कि 2.2 बिलियन डॉलर्स के बजाय अब पाकिस्तान को 2.8 बिलियन डॉलर्स मिलेंगे, और सिर्फ MOUs कर लिए हैं सऊदी अरब ने। इन्वेस्टमेंट कब करेगा ये कुछ नहीं पता, कुछ मीन शहबाज भाई हैज़ बीन गिवन अ लॉलीपॉप अगेन। फिर अब शहबाज भाई कतर जाएंगे और उम्मीद है कि फिर वहाँ से लॉलीपॉप ही मिलेगा। ये प्लान वही है यार, ऐसा FC वाला पुराना प्लान, ये किसी काम का नहीं है। ये सब पहले भी तो कहा था ना कि 100 बिलियन डॉलर आएंगे, बिकॉज ये कंट्रीज सारे खुद परेशान हैं कि करें तो करें क्या, जो वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। इसलिए देखिए सऊदी अरबिया ने एक नए ग्रुप या इत्तेहाद की बात की है जो ये फोर्स करेंगे कि 2 स्टेट सॉल्यूशंस को माना जाए, यानी इसराइल और फ़लस्तीन 2 अलग रियासतों का जो तस्वुर है उसकी यकीन दहानी करवाई जाए एट द एंड ऑफ दिस वॉर जो इसराइल और फ़लस्तीन की चल रही है। सही है, अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी अपने APC में अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ यही रखा था ना, 2 स्टेट्स वाला। हालांकि कायदा था मोहम्मद अली जिन्ना की ये पोजीशन नहीं थी, लेकिन ठीक है, इवेंचुअली हल यही है। और इस बार अमेरिका से जो भी जीता, लिख लें आप, चाहे वो ट्रंप हो या कमिला, वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि 2 स्टेट सोल्यूशंस भले बन जाए। पहले नहीं करते थे, क्योंकि जिस तरह इसराइल ने इस जंग के दौरान अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, ये कभी नहीं हो सकता अब कि अमेरिका इसराइल को वीक ना करे। क्योंकि देखिए फैक्ट ये है कि इसराइल मिडिल ईस्ट में बैठा है क्योंकि अमेरिका की उसको सपोर्ट है, ना कि इसराइल मिडिल ईस्ट में बैठा है इसलिए अमेरिका को मिडिल ईस्ट में सपोर्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो इट्स द अदर वे अराउंड। पता नहीं आपको ये बात कितनी समझ आई, लेकिन सिंपल बात ये है कि ये जंग रुकेगी मगर अमेरिका के टर्म्स पे रुकेगी। अब टर्म्स दोनों के अलग होंगे, कमला शायद डिफरेंट टर्म्स पे करे और जंग को यहीं दबाने की कोशिश की जाए, और ट्रंप शायद डिफरेंट टर्म्स पे इसको एंड करे जिसमें जंग को शायद थोड़ा और बढ़ाया जाए, बट इट इज़ येट टू बी सीन। लेकिन सऊदीया ने एक्शन में आ चुका है और अब खुद लॉबिंग करेगा कि 2 स्टेट सॉल्यूशंस किया जाए, विच इज़ अगेन बेनिफिशियल फॉर इसराइल, क्योंकि रह क्या गया है फ़लस्तीन के पास। एनीवेज बैक टू द टॉपिक, एस्टेब्लिशमेंट ने माइंड बना लिया है कि लड़ना नहीं है, वेट करना है। और खान साहब को ये पता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने आखिरी कोशिश की थी उनको प्रेशर में लाने की, जो वो कह रहे हैं कि लाइट्स बंद कर दी थी, 5 दिन कैद में रखा हुआ था वगैरह वगैरह, या फिर अमेंडमेंट पास करवा के खान साहब को डराने की एक और कोशिश थी तुम्हें कि भाई तुम्हें जो जुडिशरी से सपोर्ट मिल रही है ना वो भी हम रोक सकते हैं, और देखो हम रोक दिया हमने। या फिर जुडिशरी जो इतना उड़ रही थी उसको भी थोड़ा डराया जाए। लेकिन दोनों ही चीज़ें हमारे सामने हैं और दोनों ही चीज़ें नहीं हुई हैं मतलब खौफ नहीं है, अमेंडमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ना जुडिशरी डरी है ना खान साहब डरे हैं, और ये भी नहीं कि जुडिशरी आपस में लड़ाई होती या जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट हो जाता तो कुछ बात बन जाती हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ये भी नहीं हुआ। और इंटरनेशनली भी मसले क्रिएट हो गए और बढ़ते गए, क्योंकि जब आप IMF के पास क्लाइमेट चेंज के हिसाब से पैसे भाग रहे हैं तो वहाँ से कोई जवाब नहीं है। ना चाइना डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, वो जो 15 बिलियन डॉलर्स की तलवार अटक रही है ना हमारे ऊपर एनर्जी की मद में, वो चाइना का कर्जा है, और चाइना हमारा दोस्त है। अक्टूबर आ गया है अब, और पाकिस्तान को नए साल की शुरुआत में 22 से 25 बिलियन डॉलर्स की कर्ज़ों की अदायगी करनी है। ब्रिक्स में शामिल नहीं होने दे रहे, वरना वहाँ से कुछ ले लेते आप। रशिया टोपी दे रहा है, चाइना अलग टोपी दे रहा है, सऊदी अरबिया ने MOUs का
क्या कहते हैं, लॉलीपॉप पकड़ाया हुआ है, कतर भी शायद यही कर ले। उल्टा अमेरिकन इलेक्शंस में जो दोनों हैं वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं, भले ही किसी को कितना लग रहा हो कि कमला फेवर करेगी, नहीं करेगी। वो इस सिस्टम को, और जितना फोर्सफुल तरीके से इस सिस्टम को चलाया जा रहा है, उसको फेवर नहीं करेगी, स्पेशली आफ्टर लेटर्स फ्रॉम हर ओन डेमोक्रेट्स और अपनी ही कांग्रेस की रेजोल्यूशंस के बाद। बाइडेन तो खैर फिलहाल कुछ नहीं कर रहा था ना, क्योंकि बाइडेन का तो मसला ये है कि उसको पर्सनल नफरत है खान साहब से, विच मीन्स जब बाइडेन गया तो खान साहब पे वन वे और अदर हाथ तो हल्का होना था। अब उसको इस्टेब्लिशमेंट फेस सेविंग कैसे दे रही है, वो प्रेशर, ये जो जेल में प्रेशर और फिर अमेंडमेंट्स, मैं समझाता हूँ। फिर साथ साथ आपका मसला केपी भी है, साथ साथ आपका मसला बलूचिस्तान के हालात भी है। आप हालात का अंदाज़ा लगाए बलूचिस्तान और केपी के का कि 26 अमेंडमेंट पास होने के बाद बेचारे मौलाना साहब कॉन्स्टेंटली जस्टिफिकेशंस पेश कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अमेंडमेंट में वोट करके गवर्नमेंट को खतरनाक अमेंडमेंट करने से रोका है और मुल्क का फ़ायदा किया है। जाहिर है भाई, मौलाना साहब का जो बेस है वो केपी और बलूचिस्तान के पख्तून इलाके हैं। हम मौलाना साहब को ये अब काफ़ी अरसे तक जस्टिफिकेशंस देनी पड़ेंगी कि ये क्यों किया उन्होंने। फिर अफ़गानिस्तान का अज़ाब अलग है। अभी भी टेररिस्ट अटैक्स जारी हैं पाकिस्तान में, रशिया, चाइना अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहीं से होने वाली टेररिज्म आपके मुल्क में जो इन्हीं की इन्वेस्टमेंट को हर्ट कर रही है, उससे इनको कोई सरोकार नहीं है। उस पर वो हमारे ऊपर डाल के चले जाते हैं, ये जो चाइना करता है। रशिया का कम से कम चलो इतना तो प्रेशर चला ना कि हम रशिया के थोड़े से करीब आए, तो रशिया ने इतना मनवाया कि काबुल सरकार से कि ये यकीन दहानी करवा रहे हैं अब काबुल सरकार के हमारी सरजमीन यानी कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेट्स सी ये कब तक चलता है, क्योंकि काबुल सरकार कौन सी खुद लेजिटिमेट है। उनके पास अपने ही अंदर ना शुरू हो जाए सिविल वॉर, क्योंकि टीटीए से निकल के अगर अलकायदा के पास सपोर्ट में चली गई, ज़ाहिर है सिविल वॉर होने में कितनी देर लगेगी। अब हुआ ये है कि बस इस्टेब्लिशमेंट ने जल्दी से अमेंडमेंट्स करवाएं, खान साहब को इंतहाई मुश्किल हालत में रखा जेल में। करना यही था कि खान साहब की तरफ नरम रवैया करना था, बस सिर्फ ये दो चीज़ें पहले इसलिए की गई और ज़रूरी थी कि ये तासुर दें कि हमसे डर गए, ये जो दो प्रेशर्स आए ना कि हमसे डर गए। खैर, लेकिन खान साहब तो ज़ाहिर उनको तो पता है कि ये इस वजह से नहीं हो रहा है, ये कॉन्फिडेंस मेजर्स जो हो रहे हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल हालात के प्रेशर है, ना कि मैं डर गया हूँ और ना कि अमेंडमेंट्स पास होने के बाद कोई ज़्यादा डंडा चलने वाले का डर है। इंटरेस्टिंगली, और यही सियासतदानों की निशानी है कि जब अगला बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो, मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि जब इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल एग्जॉस्टेड है तो खान साहब चढ़ाई करने के बजाय, यानी कि उनको और भड़का नहीं रहे, क्योंकि भड़का के उनके अंदर जान क्यों फूंकनी है, इसलिए फिर खान साहब भी इस बार डिफरेंट पॉलिसी टो कर रहे हैं, चुपचाप रहने वाली और आराम से चीज़ों को देखने वाली, बिकॉज ही नोज इट टू कि ये सिर्फ वक्ती है और इतनी जल्दी कोई डील की तरफ कहानी भी नहीं जा रही। जाएगी भी तो 1-1.5 महीना तो और लगेगा, डिपेंडिंग कि जीतता कौन है, उसके बाद पता चल जाएगा कितनी जल्दी कहानी जाती है और किस टर्म्स पे जाती है, क्योंकि टर्म्स भी जीतने के बाद ही डिसाइड हो सकते हैं। अगर ट्रंप आया तो टर्म्स इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी पे होंगे और खान साहब को फेवर होगा, वेयर खान साहब माइट हैव मोर लेवरेज देन इस्टेब्लिशमेंट। मगर अब इफ़ कमला विंस तो इस्टेब्लिशमेंट के पास लेवरेज ज़्यादा होगा, खान साहब के पास कम। मगर कहानी डील की तरफ ही जाएगी इवेंचुअली, क्योंकि अब इससे आगे खान साहब को जेल में रखना महंगा पड़ता जाएगा।